यस। सो तो आज हम वार्नर्स थ्योरी को दोबारा देखने जा रहे हैं और एक आपको दोबारा से एक रिकॉल भी होगा और इससे हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है जी। सो जनरली हमने जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वार्नर्स थ्योरी के जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करती है, उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जितने भी मेटल्स हैं, ठीक है, जो जो मेटल होती है सेंट्रल मेटल एटम किसी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में, इट पोजेसेस टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। ठीक है, सर आवाज कितनी आ रही है आपको? कट के आ रही है? यस सर। इट मींस इंटरनेट इशू है आपके। ठीक है। सो जो भी सेंट्रल मेटल एटम है एम, वो दो तरह की वैलेंसीज शो करेगा, एक प्राइमरी वैलेंसी और एक कौन सी वैलेंसी है, दैट इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। सो प्राइमरी वैलेंसी जो होती है इसको हम कहते हैं कि दिस इज आयोनाइजेबल वैलेंसी। ठीक है, आयोनाइजेबल का मतलब आप सब जानते हैं। ये थ्योरी ये कहती है कि मेटल दो तरह की वैलेंसी शो करता है, वन इज प्राइमरी वैलेंसी, अदर इज secondary valency. So primary valency is ionizable valency and it is equal to its oxidation states. ठीक है, ऑक्सीडेशन जो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके बराबर है ये। ठीक है जी। और सेकेंडरी वैलेंसी जो है इट इज नॉन आयोनाइजेबल। ठीक, ये आयोनाइजेबल नहीं है, दिस इज नॉन आयोनाइजेबल एंड इट इज एक्चुअली not not depends on the oxidation state। ठीक है जी। सो प्राइमरी वैलेंसीज वो तमाम मेटल्स, यानी आप कह सकते हैं कि वैलेंसीज आर दोज which a metal exhibit in the formation of its simple salts। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जिसके अंदर सारी मेटल्स ड्यूरिंग इट्स सिंपल सॉल्ट फॉर्मेशन जो वैलेंसी शो कर रही होती है वो प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, for example PTCl4, platinum tetrachloride, PTCl4 etc। ये PTCl4 में जो PT है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +4 एंड इसकी जो वैलेंसी है वो प्राइमरी वैलेंसी है वो कितनी है, 4 है। ठीक है, इसी तरह COCl3, ठीक, ये इसकी वैलेंसी जो है COCl3 की वैलेंसी है 3 और यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी भी है। ठीक, समझ आ गई ये बात। These primary valencies are actually their oxidation states। ये प्राइमरी वैलेंसी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वही प्राइमरी वैलेंसी होगी और ये सारी आयनाइजेबल है। ठीक है। सो सेकेंडरी वैलेंसीज की अगर हम बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज हैं, यानी S स्टैंड्स फॉर सेकेंडरी वैलेंसीज, जब हम सेकेंडरी वैलेंसीज की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि जो मेटल आयंस हैं, ठीक है, या एटम्स हैं, जो हम कहते हैं कि जो वैलेंसीज जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स या नेगेटिव ग्रुप्स के साथ अटैच होकर जो कॉम्प्लेक्स आयन बनाता हुए जो वैलेंसी शो करता है वो सेकेंडरी वैलेंसी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई मेटल, अब मेटल अदर देन प्राइमरी वैलेंसी, ठीक, जो भी किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये मैं मॉल लिख रहा हूं फॉर मॉलिक्यूल, न्यूट्रल मॉलिक्यूल और किसी नेगेटिव लीगेंड के साथ, यानी जिसे हम कहते हैं एनाइन, लीगेंड के साथ जो वैलेंसी शो करेगा उसको हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फॉर वैलेंसी, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स। लेकिन ये जरूरी क्या है कि ये सेकेंडरी वैलेंसी उस वक्त अपेयर होगी जब कोई कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। प्राइमरी वैलेंसी सिंपल में भी शो हो सकती है, कॉम्प्लेक्स में भी आ सकती है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी सिर्फ कहाँ शो होगी या कहाँ बनेगी, जहां कॉम्प्लेक्स आयन इन्वॉल्व होगा। सो हर एलिमेंट, कोई भी मेटल है, एनी मेटल हैज फिक्स, कोई भी मेटल है उसकी फिक्स सेकेंडरी वैलेंसी है, उसकी सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, दैट इज फिक्स्ड वन। अच्छा, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पर डिपेंड करती है, दैट इज वेरिएबल। ठीक, और यही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहलाएगी। सेकेंडरी वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड, सेकेंडरी वैलेंसी इज एक्चुअली द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है,
यानी कोऑर्डिनेशन CN stands for coordination number. So coordination number is actually equal to the secondary valency. ठीक है जी, ये उस वर्नर ने कहा था। ठीक है क्लियर, एंड इट इज नॉन आयनाइजेबल। अच्छा, सेकंड जो पॉइंट है उसमें क्या है, हम ये कहते हैं कि कोई भी मेटल है वो टेंड्स टू सेटिस्फाई बोथ इट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसीज। कोई भी मेटल है उसकी कोशिश होगी कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज दोनों को क्या करे, सेटिस्फाई करे। ठीक है, सो वो प्राइमरी भी सेटिस्फाई करेगा और क्या करेगा, सेकेंडरी भी सेटिस्फाई करेगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूट्रल एंड एनायनिक लिगेंड्स। ठीक है, इसमें ये खास बात यह है पॉइंट नंबर 2 में कि ये याद रखें कि प्राइमरी वैलेंसी हमेशा एनाइन से सेटिस्फाई होगी और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो क्या हो सकता है, एनाइन या कोई भी लिगेंड और एनी टाइप ऑफ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं, दोनों की हेल्प से, दोनों की कॉम्बिनेशन से आपकी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी अकॉर्डिंग टू बर्नर्स थ्योरी। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा हम कह सकते हैं कि इसकी एक फिक्स पोजीशन होगी इन द स्पेस। जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसकी खास बात यह है कि सेकेंडरी वैलेंसी की कि इट इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, लिहाजा इसकी फिक्स पोजीशन फिक्स होगी इन द स्फीयर, इन द स्पेस। ठीक है, एक स्पेस के अंदर उसकी पोजीशन क्या होगी, दैट इज फिक्स। ठीक, तो फॉर एग्जांपल अगर किसी मेटल की सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो इसका मतलब यह है कि वो 8 कोनों में ऑक्टाहेड्रली अरेंज्ड होगी स्पेस के अंदर। ठीक है, दैट इज व्हाई इट हैज अ डेफिनेट ज्योमेट्री। इसीलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी है वो इसी तरह ही बनेंगे। ठीक है, कि उनके पास जो है वो फिक्स होगी। अब आप जब किसी कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे इस सारे केस में अकॉर्डिंग टू वर्नर्स कॉन्सेप्ट, जब आप किसी कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे तो आप ये करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसको आप ब्रोकन बॉन्ड से और सेकेंडरी वैलेंसी को सॉलिड लाइन से शो करेंगे। जस्ट लुक एट दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको पहली स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये आपके पास हेक्सा अमाइन कोबाल्ट क्लोराइड है। ठीक है, या आप कह सकते हैं हेक्सा अमाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड, ये इसका आईएपीए नेम है। सो इसमें अगर आप देखें तो इसमें ना ये जो अमोनिया है ये सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए गए हैं। सॉलिड लाइन का मतलब है कि दे आर रिप्रेजेंटिंग इट्स सेकेंडरी वैलेंसी, और ये जो डॉटेड लाइन है इट इज रिप्रेजेंटेड इट्स प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और इसके ऊपर अगर आप गौर से देखें तो ये एनाइन है क्लोराइड और अमोनिया के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, लिहाजा अमोनिया इज सेटिस्फाइंग इट्स सेकेंडरी वैलेंसी व्हाइल क्लोराइड इज एक्चुअली सेटिस्फाइंग इट्स प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, आप देखें 3 क्लोराइड लगे हुए। अब हमने ये काम किया है कि एक अमोनिया कम किया, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स लिखी हैं। इसमें अगेन सेकेंडरी वैलेंसीज हमने पढ़ा है फिक्स होती हैं, वो उनके नंबर फिक्स होता है। तो वो 6 हैं, इधर हैं तो 6 की 6 सेकेंडरी रहेंगी। अब आप यहाँ देखें तो एक क्लोराइड ऐसा है जिसके साथ डॉटेड लाइन भी है और सॉलिड लाइन भी है। इसका मतलब वो प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी दोनों वैलेंसीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है, अमोनिया जो है ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक अमोनिया कम होने की वजह से एक क्लोराइड जो है वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आप एक और अमोनिया कम कर दें तो फिर 2 क्लोराइड आएंगे, यही सेम काम करेंगे, इसलिए उन्हें डबल लाइन से एक डॉटेड और एक सॉलिड लाइन से शो किया गया। इसी तरह अगर आपके पास 3 अमोनिया है और 3 क्लोराइड है तो तीनों अमोनिया और तीनों क्लोराइड सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जबकि 3 क्लोराइड जो है वो सेकेंडरी के साथ साथ प्राइमरी वैलेंसी को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? एनी क्वेश्चन? नो। ठीक है, GR कह रही है नो क्वेश्चन। कोई और है? अल्लाह का वली।
जो पूछना चाहता हो। ये सब की तरफ से नो है, बेचारी जीआर को आपने नो बनाया हुआ है। ठीक है, ओके। सो अब हम ना थोड़ा सा दिस इज द ईडीटीए कॉम्प्लेक्स ऑफ ईडीटीए कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स। ईडीटीए कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। ये ईडीटीए का फार्मूला है, जरा आप गौर से देखें। ठीक है, सो इसमें अगर आप देख रहे हो तो ईडीटीए में ऑक्साइड के ऊपर 4 ऑक्सीजन है और चारों के ऊपर नेगेटिव चार्जेस विद एनाइन लेयर। लिहाजा ये जो है क्या करेगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर, ये और साथ में ये और ये भी। ठीक है, सो ये हेक्सा कोऑर्डिनेटेड आप क्या कहते हैं कि सिस्टम है। इसमें ये याद रखें कि 2 नाइट्रोजन है और 4 जो हैं वो ऑक्सीजन डोनेटर्स हैं। तो आप ये देखें, ये इस तरह की एक ज्योमेट्री जनरेट होती है। ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, हेक्सा कोऑर्डिनेटेड सिस्टम, सो इट लुक्स लाइक मोर ऑक्टोपस लाइक स्ट्रक्चर। और अगर आप देखें तो ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन 2 डोनेट करें कोबाल्ट को, और बाकी 4 ऑक्सीजन इस तरह अरेंज्ड है। So ethylene diamine tetraestic acid, ठीक है, is actually serving as a hexadentate ligand. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? Someone is texting. No sir. Who said no sir? ये आमिर क्या इशू है बेटे? सर ये ईडीटीए नहीं समझ आई, जरा दोबारा कर दें, कनेक्शन की मेरे ख्याल में इशू है। ओके, ईडीटीए का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको? जी सर, आ रहे हैं। गुड। ईडीटीए का जो है ना, इसका एक्चुअली नाम है इथाइलिन। ये इथाइलिन है, डाईअमीन, ये डाईअमीन है, टेट्राएस्टिक एसिड, ये एक एस्टिक एसिड लगा हुआ है साथ। तो 1 2 3 4 एस्टिक एसिड हैं इथाइलिन डाईमीन के साथ, तो इसलिए इसका नाम है इथाइलिन डाईमीन टेट्राएस्टिक एसिड, और इसको एब्रीवेट करते हैं ईडीटीए से। इस इथाइलिन डाईमीन टेट्राएस्टिक एसिड में ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है। अब कितने ऑक्सीजन हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज है? एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है और एक ये ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन है जिन पर नेगेटिव चार्ज है, दैट विल एक्ट एज एन एनाइन डोनेटिंग साइट्स, और 2 नाइट्रोजन है जिस पर लोन पेयर है, तो ये दोनों भी डोनेट करेंगे और ये न्यूट्रल लिगेंड के तौर पर एक्ट करेगा, इस लिगेंड का पार्ट। सो एक ही लिगेंड 6 डिफरेंट लाइनों से, 6 डिफरेंट जगहों से क्या कर रहा है, आप कह रहे हैं कि अटैच हो रहा है विद द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और सेंट्रल मेटल एटम हमारे पास कौन सी है? कोबाल्ट है। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो एक ही चीज 6 तरफ से कोबाल्ट को सराउंड करके कॉम्प्लेक्स बना रही है। तो ये जो ब्लू आपको दायरे से नजर आ रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स नाइट्रोजन। ये 2 वाले नाइट्रोजन है जो यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं कोबाल्ट से। बाकी जो 4 ये वाली साइड्स हैं, 2 ये और 2 ये इन्होंने इस तरह ट्रैप किया हुआ है, और 2 ऑक्सीजन एक्सियल पोजीशन पर और 2 ऑक्सीजन इक्वेटोरियल पोजीशन पर ये कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और ये कॉम्प्लेक्स क्या है? दिस इज ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कैसे ऑक्टाहेड्रल है? ये देखें, एक ये और ये। ठीक है, अगर आप इन चारों को मिलाएंगे ना ऐसे, तो आपके पास ये ऑक्टाहेड्रॉन का ऊपर वाला पार्ट एंड सेम इज द डाउन केस। तो ये एक ऑक्टाहेड्रॉन कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, सो ये भी एग्जाम्पल है वर्नर्स थ्योरी की एक्सप्लेनेशन की। अब इसमें मुझे बताएं कि कौन से ऑक्सीजन है जो प्राइमरी और सेकेंडरी, कौन से ऐसे एटम्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और कुछ कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? जी, कौन बताएगा? कोई अल्लाह का वली? जो सारे चुप करके बैठे हुए हैं। और मैं एक बात बता दूं, आप तो अगर इसी तरह खामोश रहे ना तो अल्लाह के हवाले है फिर काम। ठीक है, मुझे इंटरैक्टिव क्लास चाहिए, बोलें। एंड आई थिंक यू ऑल आर अबाउट राइट नाउ जो ऑनलाइन है वो 51 लोग हैं, और 51 में से एक भी नहीं बोल रहा। जी,
मुझे आंसर करेगा या करेगी कौन, किसको कहना चाहिए जो आंसर करे? जमील खान, आंसर दिस। नहीं। अतिया, सर ऑक्सीजन जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा थोड़ा सा लाउड बोलेंगे प्लीज। सर जो ऑक्सीजन है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा। एनायनिक लीजेंड है और बस। नो वॉइस। नो वॉइस। उन्होंने कहा ऑक्सीजन जो है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उस पर नेगेटिव चार्ज है। क्या ये बात ठीक है? हु इज गोइंग टू आंसर मी? जस्टिफाई कौन करेगा, कौन बताएगा, और कौन है जो अल्लाह का बंदा थोड़ा सा बता देगा? मोमना, आप बताएं। आवाज आ रही है मेरी? नहीं बता रहा, ये भी नहीं गई। लगता ये है कि काम खराब ही होगा इस सेमेस्टर में। कायनात, कायनात। यस सर। आ रही है सर बात। हाँ कायनात, आप बताओ इसका क्या आंसर है? जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका क्या जवाब है? सर मुझे भी ऑक्सीजन ही लग रहा है सर। और- सुनिए आपकी आवाज कट कट के आ रही है। ऑक्सीजन क्या लग रहा है? ऑक्सीजन क्या कह रहा है? मैंने कहा है कि इन 6 डोनर साइट्स में से कौन से ऐसे एटम्स हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं और कौन से ऐसे हैं जो सिर्फ सेकेंडरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सर मुझे नहीं आइडिया, सॉरी सर। यस। जिन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, 4 ऑक्सीजन है जो, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं है, यानी जिन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, वो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। आपका आधा आंसर बहुत अच्छा है कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन के ऊपर, वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, लेकिन जो अगला पार्ट आपने दिया ना, इट मीन्स यू आर प्लेइंग इन द स्पेस। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा ये वाले ऑक्सीजन जिस पर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। हालांकि ऐसा है ही नहीं। मैंने उधर बताया आपको कि नाइट्रोजन यार नाइट्रोजन डोनर है यार। सर आप स्लाइड वही दिखाए ना सर, वो आगे सही नजर नहीं आ रही। स्लाइड ये आपके सामने है ना? जिन ये सर जो डोनर जो मतलब न्यूट्रल लिगेंड के साथ एनाइन है, वो तो सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे। क्या, दोबारा बताएं। तो इसमें सिंपल सी बात है कि ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज वाले हैं, ऑक्साइड्स हैं, ठीक है, ये एसीटेट्स हैं, ये प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे। और जो ये नाइट्रोजन है, ये सिर्फ सेकेंडरी को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो दैट वुड बी द केस। ये ऐसे होगा। समझ आई? नहीं आई?
सर एक बार फिर से बता दें। ऑक्सीजन जो नेगेटिव चार्ज है, पीछे आपने पॉस्टुलेट्स पढ़े हैं, अगर आपको थोड़ा सा पता हो कि पॉस्टुलेट में हमने क्या बात की है, आपने इन पॉस्टुलेट्स में ये नहीं देखा, यहाँ लिखा हुआ सीधा सीधा और बड़ा क्लियरली, ये देखें, प्राइमरी वैलेंसी इज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, ठीक, is satisfied by negative ions, while secondary are satisfied by negative and neutral molecules or ligands or something, and negative ions may satisfy both primary and secondary. So primary हमेशा negative से, secondary जो है वो primary और secondary जो है वो negative और neutral दोनों से हो सकते हैं। तो यहाँ clearly वही यही चीज आपको यहाँ नजर आ रही है। ये वाला नाइट्रोजन, ये जो ऑक्सीजन डोनर्स हैं ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब प्राइमरी को सेटिस्फाई तो लाजमी करेंगे, ये तो पक्की बात हुई कि प्राइमरी को सेटिस्फाई करने के लिए नेगेटिव होते हैं, ठीक है, सही है। अब कोबाल्ट की प्राइमरी स्टेट है +3, ठीक, कोबाल्ट क्या है, +3 है, तो इसका मतलब ये है कि इनमें से 3 ऑक्सीजन ऐसे होंगे जो प्राइमरी वैलेंसी को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। एक ऑक्सीजन ऐसा होगा जो सेकेंडरी को सिर्फ कर रहा होगा, ठीक है, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल है, लिहाजा ये भी सेकेंडरी को कर रहे होंगे, ठीक, और इसके अलावा जो बाकी तीनों प्राइमरी वाले हैं वो प्राइमरी के साथ साथ सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये जर्नलाइज उसके साथ बन रहा है, ठीक। सर ये जो ऑक्सीजन आपने बताया कि ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो क्या ये भी प्राइमरी को साथ दोनों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, दोनों वैलेंसीज को, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज? कौन ये जो 4 ऑक्सीजन है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जी, तो आपने 3 के ऊपर लिखा कि प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, तो मैं कह रहा हूँ कि जो आपने एक ऑक्सीजन जिसके ऊपर लिखा कि ये सिर्फ सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए इसको, प्राइमरी सेकेंडरी। अब इशू ये है कि जो प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल क्या है, 3 है ना, तो इसका मतलब कोबाल्ट की प्राइमरी वैलेंसी 3 है, तो प्राइमरी वैलेंसी अगर 3 है तो 3 ऑक्सीजन उसको पूरा कर देंगे, चौथे को क्या करना है उसने आके। यस सर, समझ आ गया, क्लियर होगी ये बात के अभी भी रहता है कुछ? यस सर, सर क्लियर हो गया। चलें जी, गुड। बाकी क्लास को भी क्लियर हो गया जो जिंदा है? यस सर, हाँ जी। चलें जी, नेक्स्ट इज अब ये पता कैसे चलेगा, एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, वार्नर्स थ्योरी के एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इसको हम कहते हैं। तो अगर आप एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की बात करें तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस आपको मिलता है वार्नर्स थ्योरी का वो है प्रेसिपिटेशन मेथडोलॉजी। आपने पढ़ा था प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए आपने ये पढ़ा था कि अगर क्लोराइड आयन फ्री हो, आयोनाइजेबल हो, जैसे प्राइमरी वैलेंसी में वो आयोनाइजेबल होते हैं, और इन्हें हम सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में, यानी सिल्वर नाइट्रेट इनमें डाल दें, सोल्यूशन उसका डालें, तो आपको सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं। ये हमने पढ़ा था यस सर, पढ़ा था। इट मींस जितने सिल्वर क्लोराइड बनेंगे उतने क्लोराइड आयोनाइज हो रहे होंगे, जितने क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड बनेंगे उतने क्लोराइड क्या हो रहे होंगे, कॉम्प्लेक्सेस में आयोनाइज हो रहे होंगे। वहां से हमें पता चल जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो 100% कौन सा क्लोराइड है जो सारा प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, सेकेंडरी को साथ सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये देखें, ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो क्लोराइड है ना, जो सिर्फ क्या कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ वही आयोनाइज होंगे। जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो आयोनाइज नहीं होगा। बात समझ आ रही है? तो जब सेकेंडरी वैलेंसी आ गई तो फिर नॉन आयोनाइजेबल। अब यहाँ देखें COCl3 अमोनिया में ये जो तीनों क्लोराइड हैं ये प्राइमरी, सिर्फ प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, लिहाजा ये तीनों आयोनाइज होंगे और 3 सिल्वर क्लोराइड बनेंगे। यहाँ पर 2
प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एक ऐसा है जो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, लिहाजा ये नॉन आयनाइजेबल हो गया बिकॉज ऑफ दिस सेकेंडरी वैलेंसी, और ये सिर्फ प्राइमरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्लोराइड आयनाइजेबल हैं। यहाँ एक क्लोराइड प्राइमरी को कर रहा है, दो प्राइमरी प्लस सेकेंडरी को कर रहे हैं, तो सिर्फ आयनाइजेबल एक क्लोराइड है, यहाँ कोई भी क्लोराइड आयनाइजेबल नहीं है। लिहाजा प्रेसिपिटेशन टेस्ट से हमें पता चल जाता है कि जो बात जो उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का टेस्ट है वो हम आसानी से थ्रू प्रेसिपिटेशन कर सकते हैं। क्लियर है? कर सकते हैं ना? यस सर। ओके, सो दूसरा है कंडक्टिविटी मेजरमेंट। इसका मतलब जितने कंडक्टिविटी मेजरमेंट का मतलब है कि जितने आयंस प्रोड्यूस होंगे उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। अब यहां आते हैं हम इस जगह पर उसके फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये है कि ये जो स्फीयर आपको नजर आ रहा है, यानी 6 के 6 अमोनिया बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स आयन और 3 क्लोराइड आयोनाइज हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3 क्लोराइड प्लस एक कॉम्प्लेक्स आयन, टोटल आयन की तादाद हो गई 4। ठीक, यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये दो तो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये आयोनाइजेबल है, और उसके अलावा कोई आयोनाइजेबल नहीं है। जो नॉन आयोनाइजेबल है वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स आयन को शो कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आयोनाइजेबल जो आयन्स हैं वो टोटल तादाद 3 है। इधर क्या हो रहा है कि एक प्राइमरी है और बाकी कॉम्प्लेक्स है, तो एक प्राइमरी क्लोराइड आयनाइज हो रहा है और एक कॉम्प्लेक्स आयन है, तो टोटल आयन्स की तादाद सोल्यूशन के अंदर कितनी हो गई? 2, और इसमें सोल्यूशन में कोई आयन नहीं है क्योंकि आयनाइजेबल कोई चीज है ही नहीं, आयनाइज ही नहीं हो रही। ठीक है, ये न्यूट्रल लिगेंड, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो लिहाजा इसमें टोटल आयन है 4, इसमें टोटल आयन है 3, इसमें टोटल आयन है 2। इसका मतलब अगर हम इनकी कंडक्टिविटी चेक करें तो सबसे हाईएस्ट कंडक्टिविटी इसकी आएगी, फिर इसकी आएगी, और फिर इस सबसे कम इसकी आएगी, और इसकी कंडक्टेंस नहीं आएगी। ठीक है, तो कंडक्टिविटी टेस्ट से भी हम ये पता कर सकते हैं कि जो वार्नर बात कर रहा था इसकी कॉम्प्लेक्सेस में प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसीज की, वो इसको सपोर्ट कर रही है। ठीक है, तीसरी चीज जो है वो है क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। व्हाट इज क्रायो? क्रायो किसे कहते हैं? किस चीज का समझ नहीं आया? कंडक्टिविटी का जो आपने बताया ना, खरा एक दफा प्लीज दोबारा बता दें, फिर हम दूसरी की वजह से समझ नहीं आया, आवाज कट आ रही। अच्छा, वो समझ नहीं आया आपको कंडक्टिविटी वाला, यही कह रही हैं आप? जी सर, बहुत दोबारा बता दें। देखें, कंडक्टिविटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ आयंस पर। ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस हायर विल बी द कंडक्टेंस। यहाँ 4 आयन बनेंगे टोटल, 3 क्लोराइड आयन होंगे और 1 कॉम्प्लेक्स आयन होगा। ये बात समझ आई है? श्योर, चलो जी, यहाँ 4 आयन बनेंगे। यहाँ पर क्या होगा कि 2 क्लोराइड आयनाइज होंगे और बाकी 1 कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा। ये बात समझ आई है? ओके, यहां ये होगा इस तीसरे कॉम्प्लेक्स के अंदर कि 1 क्लोराइड आयनाइज होगा और 1 कॉम्प्लेक्स आयन होगा, टोटल आयन हो जाएंगे 2। ये बात समझ आई है? और यहां कोई कॉम्प्लेक्स, कोई आयनाइजेबल चीज है ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी इसमें प्योर प्राइमरी वैलेंसी नहीं आ रही, सारे क्लोराइड प्राइमरी सेकेंडरी दोनों को सेटिस्फाई करें, लिहाजा नॉन आयनाइजेबल। ये बात समझ आ गई है? गुड। तो जितने नंबर ऑफ आयन्स ज्यादा होंगे किसी सॉल्यूशन में, उतनी कंडक्टेंस की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ये बात पता है? समझ आई है ये बात? तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेबल या नंबर ऑफ आयन्स ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में, इसलिए सबसे ज्यादा कंडक्टेंस इसकी होगी, फिर दूसरे कॉम्प्लेक्स की होगी, फिर तीसरे की होगी, और सबसे कम या 0 इसकी होगी। तो इससे हमें पता चल रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये उसको सपोर्ट करे। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दे रहे हैं वार्नर्स थ्योरी के। ठीक, बट देयर आर मेनी अदर प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द वार्नर्स थ्योरी। लिमिटेशंस क्या है वार्नर्स थ्योरी की? वार्नर्स थ्योरी, ऑल्दो हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ
कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड्स की बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो वार्नर्स थ्योरी एक्सप्लेन करती है। सॉरी, मेरे ख्याल में क्रायोजेनिक रह गया। क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट कहते हैं, क्रायो कहते हैं लो यानी लोअर, इंतहाई लो मेजरमेंट, लो क्या कहना चाहिए, टेम्परेचर मेजरमेंट। जैसे डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आप सब ने सुना हुआ है, राइट? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इज एक्चुअली अ क्रायोस्कोपिक मेजरमेंट। अब ये भी अगेन नंबर ऑफ आयंस पर डिपेंड करती है, ठीक है? सो जब हम कोबाल्ट का ये क्रायोस्कोपिक डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे तो ये याद रखें कि जितने नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा होंगे उतना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज़्यादा आएगा। तो जैसे कंडक्टेंस वाली बात थी वैसे ही वहाँ कंडक्टेंस बढ़ रही थी, यहाँ जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है? सेम मेथडोलॉजी, कॉन्सेप्ट बिहाइंड सेम। अच्छा, अब आते हैं लिमिटेशन की तरफ। लिमिटेशन में पहली लिमिटेशन है कि ये जो वार्नर्स थ्योरी है ना, उसमें बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या था कि व्हाई सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, क्यों कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनते क्यों हैं, ये नहीं बताया उसने। ठीक, इनकी डेफिनेट ज्योमेट्री क्यों होती है, ये भी नहीं बताया उसने। और इनकी नेगेटिव प्रॉपर्टीज जो हैं, ठीक है, वो नहीं है। जैसे अच्छा, ये उसने एक्सप्लेन नहीं किया। इसी तरह मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर सका कॉम्प्लेक्सेस की। इसी तरह ये नहीं बता सका कि व्हाई सर्टेन एलिमेंट्स फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स एंड अदर्स डू नॉट। कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को बनाते हैं और कुछ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स नहीं बनाते। समझ आई ये बात? तो ये उसकी के लिमिटेशंस थी वार्नर्स थ्योरी की, एंड दैट वाज द बेसिक प्रॉब्लम एट दैट टाइम। अब इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए हम नेक्स्ट उस पर जो है ना जाएंगे, ठीक है, और आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन होगी टुवर्ड्स द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। जी, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम